आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात इंडियन यूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनके ओवर डिपेंडेंसी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल कंप्यूटर या कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल की जाने वाली रोबोट की ऐसी सलाहियत है जो आमतौर पर इंसानों के जरिए अंजाम दी जाती है, इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस और समझ की ज़रूरत होती है। हालांकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी डेवलप नहीं हुई है अभी तक जो एक आम इंसान की तरह कामों को अंजाम दे सके, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास कामों में इंसान का मुकाबला ज़रूर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा देश भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ की आबादी की लगभग 65% आबादी 35 साल की उम्र से भी कम उम्र वाली आबादी है। ऐसे में समझने वाली बात यह हो जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मुल्क में कितना तो डेवलप हो पाया है और हमारे यूथ पर उस डेवलपमेंट का असर कितना है, उसकी डिपेंडेंसी कितनी है। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने इन्वाइट किया है अपने साथ स्टूडियो में दो खास मेहमानों को। जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनसफ आलम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी में प्रोफेसर माधव गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रोफेसर मनसफ आलम जी, आप ही से मैं जानना चाहती हूँ। पहला सवाल यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या ये, क्योंकि इंटेलिजेंस की तो बात हम करते हैं, इंसानी इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इसमें यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि नेचुरल नहीं है। तो आप समझाइए हमारे व्यूवर्स को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल है क्या। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने से पहले आपको समझना होगा इंटेलिजेंस क्या होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो न वो बोल सकता है, न सोच सकता है, न किसी को पहचान सकता है। इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग में कोई डेटा नहीं है। हम क्या करते हैं, उसमें डेटा को फीड करते हैं, उसको समझाते हैं कि ये पापा हैं, ये चाचा हैं, ये भाई हैं। आहिस्ते आहिस्ते हम डेटा को उसको देते चले जाते हैं। जब डेटा उसको मिल जाता है, उसके ब्रेन में इनफ डेटा हो जाता है, तो फिर वो समझने लगता है और जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब उस डेटा से सर्च करके आपको बता देता है। इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि रिकॉल द पास्ट बेस्ड ऑन प्रेजेंट, यानी कि मौजूदा हालात को देखते हुए हम माजी को, पास्ट को रिकॉल करते हैं, वो है आपका इंटेलिजेंस। अब सेम चीज़ हम क्या करते हैं कि मशीन को देने जा रहे हैं, यानी कि मशीन को हम डेटा के जरिए ट्रेन करते हैं, उसको इंटेलिजेंट बनाते हैं। यानी हम कहते हैं नो डेटा नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोर डेटा मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि हम मशीन को डेटा देते हैं, ट्रेन करते हैं ताकि इंसान की तरह सोचे, समझे और जो भी क्वेश्चन आए उसका जवाब दे। तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जी, कंप्यूटर से कितना अलग है ये? क्योंकि कंप्यूटर भी जब आया था तभी ये था कि शायद जॉब लॉस होगा और सारे काम तो कंप्यूटर ही कर दिया करेगा, तो उसका स्टेप अहेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसको हम कैसे समझें? चलिए, मैं इसको बहुत ही विस्तार में, डिटेल्स में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आया इंडस्ट्री 1.0। इंडस्ट्री 1.0 में इंसान काम करते थे, जैसे बैलगाड़ी है, लेबर है, वो सब काम करते थे। उसके बाद थोड़ा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आया इंडस्ट्री 2.0 जिसको कहते हैं मैकेनिकल थिंग्स। और उसमें क्या हुआ कि आग और पानी को एक साथ कंबाइन किया गया, स्टीम बनाया गया, स्टीम इंजन बनी आपकी, उसके साथ साथ पंपिंग सेट और मैकेनिकल डिवाइसेज बनने लगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया पूरे सोसाइटी में जिसको कहते हैं इंडस्ट्री 3.0। इंडस्ट्री 3.0 में क्या किया गया कि कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया गया। जैसे ही कंप्यूटर साइंस को ऐड किया गया, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। लोग कहने लगे कि लोगों की नौकरियां चली जाएगी, कंप्यूटर जो है, जो इंसान काम करते हैं उनके सारे काम को कंप्यूटर कर देगा। अब बात सत्य हुई कि ये बातें हुई कि कंप्यूटर्स की वजह से लोगों की नौकरियां गई, लेकिन दूसरी तरफ नौकरियां जनरेट हुई। उस वक्त ऐसे हालात हो गए थे इंडस्ट्री 3.0 के टाइम पे कि हर ब्रांच के लोग, चाहे वो मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों या सिविल के हों, वो सब के सब कंप्यूटर साइंस में
माइग्रेट करने लगे और कंप्यूटर साइंस में ह्यूज नंबर ऑफ जॉब जनरेट हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं जो नया आया है, इसको कहते हैं इंडस्ट्री 4.0। तो इंडस्ट्री 4.0 में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड कर दिया गया है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा इंडस्ट्रियल आईओटी, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, ये सारे चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज होने से सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन बीइंग करने में असमर्थ होता है या उसको टाइम लगता है, एआई बेस्ड मशीन जो है इमीडिएटली एक्यूरेसी के साथ इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन देने में सक्षम है। प्रोफेसर माधव गोविंद जी, आप बताइए कि आपके नज़रिए से क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो इंसानी दिमाग है उससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से अलग है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी शुरुआत आज के 50 साल पहले हो गई थी, और मनुष्य का हमेशा ये रहा है कि क्या हम एक ऐसे मशीन का निर्माण कर सकते हैं जो मनुष्य की तरह सोच सकता है। तो पहले ये हमारा कोशिश था कि हम मनुष्य की तरह ही बनाएं, जो मनुष्य की तरह सोचे। वो मनुष्य नहीं होगा लेकिन मनुष्य की तरह सोचेगा। लेकिन जो आज का दौर चल रहा है, जो आज का टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, वो मैन को रिप्लेस, मनुष्य को रिप्लेस करने की बात चल रही है। लेकिन क्या ये संभव है कि मनुष्य को रिप्लेस किया जा सकता है? क्योंकि जो भी उसके अंदर लॉगरिदम होता है, लॉजिक जो उसके अंदर फीड किया जाता है, वो ह्यूमन का ही होता है। तो एक व्यू तो ये है कि ये ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है। इसकी एक लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, मशीन लर्निंग जो कैपेबिलिटी है वो आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन फिर भी एक जो पहलू छूटेगा, उसका पहले भी आपने शायद जिक्र किया था कि एक इमोशन जो होता है वो कहाँ से आएगा, क्या मशीन के अंदर वो ह्यूमन इमोशन होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा पहलू होता है डिस्क्रिशन। ह्यूमन डिस्क्रिशन को क्या अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या मशीन ह्यूमन डिस्क्रिशन यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये ऐसे मुद्दे हैं कि ह्यूमन डिस्क्रिशन को हम उसको नहीं दे सकते। तीसरा चीज़ होता है कॉमन सेंस। एक ह्यूमन बींग्स जो है कॉमन सेंस एक्वायर करते हैं अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। वो अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से जो बैरी करता है एक कल्चर से दूसरे कल्चर तो कल्चर स्पेसिफिक जो है वो क्या हम ह्यूमन इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग बना सकते हैं, इन सब पर अभी हमें सोचना पड़ेगा। ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी, जो मार्केट में या जो एक व्यू पॉइंट बन रहा है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है, ये तो रोबोटिक्स में है, ये ड्रोन्स में है, ये मेडिसिन में आ जाएगा, ये तो सब जगह आ जाएगा और फिर इसी से सब कुछ हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज की तो एक तरह से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें कितना सच है? देखिए, अभी मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि लोगों की नौकरियां जाएगी, क्योंकि कई फील्ड में इसको यूज़ किया जाएगा। मेडिकल साइंस में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, यानी कि हर जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। तो जाहिर सी बात है जो इंसान काम कर रहे थे उनके जगह पे एआई बेस्ड मशीन काम करेगी, तो नौकरियां तो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि दूसरी तरह की नौकरियां जनरेट जरूर होगी, क्योंकि डेटा साइंस का नौकरियां जनरेट होगी, एआई इंजीनियर्स की नौकरियां जनरेट होगी, एमएल इंजीनियर की नौकरियां जनरेट होगी, यानी कि पैराडाइम जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि नौकरियां मिलेगी। लेकिन अब देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊं फ्यूचर के बारे में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा न्यूज एंकर सना लिसा, तो जस्ट इंसान की तरह काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उस तरह से काम कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में बहुत सारे एंकर को रिप्लेस किया जा सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूं, केरला में एक स्कूल में एआई बेस्ड टीचर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है अगर हम सारे टीचर को एआई बेस्ड टीचर से रिप्लेस कर दें तो नौकरियां तो जाएगी, लेकिन अब उस एआई बेस्ड मशीन को बनाने के लिए जो इंजीनियर चाहिए उनको नौकरी मिलेगी, उनके जो डेटा जनरेट हो रहा उसको एनालिसिस करने के लिए नौकरियां मिलेगी आपको। तो थोड़ा सा आपको पैराडाइम को शिफ्ट करेंगे तो नौकरियां मिलेगी, आपको चेंजेस लानी होगी। ठीक है, पैराडाइम हम शिफ्ट कर लेंगे। और क्योंकि एग्जाम्पल आपने एंकर का ही दिया तो इसलिए भी मैं जानना चाहती हूँ कि
ठीक है, वो एआई इंटेलिजेंस वाले एंकर्स आ सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो इमोशनलेस तो होंगे। अब मोमेंट्री कोई चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर वो कैसे काम कर पाएंगे? तो क्या फ्यूचर में इसकी भी कोई गुंजाइश आप देखते हैं कि इमोशन भी उसी तरीके से होगा? क्योंकि अभी तो बहुत रोबोटिक है, बहुत ही मशीनी है अगर हम उसको कहें तो। इमोशंस भी इन फ्यूचर आ सकते हैं क्या, और उसको फिर कैसे हम डेंजर के तौर पर ही देखें, या फिर उसको भी हम वेलकम करना चाहिए कि अच्छा है इमोशन भी आ गए, फिर तो इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग हम एआई बेस्ड मशीन में इमोशन डेफिनेटली दे सकते हैं। अभी तक के रिसर्च के मुताबिक 14% हम इमोशन दे सकते हैं। हम इमोशन उसको दे सकते हैं। अभी मैं बताऊं, जो एआई का जो टाइप है, दो तरह के है। पहला टाइप है नैरो एआई, दूसरा टाइप है जनरल एआई, और तीसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। ये टाइप 1 की कैटेगरीज है। जो दूसरी टाइप है उसके जो कैटेगरीज है, आपका सेल्फ अवेयरनेस है, थिंकिंग ऑफ माइंड है। तो इस तरह से हम देखें तो अगर टाइप 1 में बात करें तो नैरो एआई में अभी चल रहा है, जैसे हम ट्रेन करते हैं मशीन्स को और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जनरल एआई में जो कैपेबिलिटीज होगी एआई बेस्ड मशीन की, वो ह्यूमन बीइंग की जो कैपेबिलिटी है उसके तरह होगी। और जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एआई में जाएंगे तो जो ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटीज है उससे बियॉन्ड काम करेगा। अब सोचिए कि अगर टाइप 2 की बात करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस माइंड, इमोशंस, इटिसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे मशीन। तो सिर्फ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्या हम सिर्फ सोचने भर का ही काम कर सकते हैं कि जो हम फीड करेंगे और उसका हम एक आउटकम ले सकते हैं? सोचने भर की बात है, या इसमें और किन किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं? इमोशंस का जैसे हमने जिक्र किया, लेकिन अलावा इसके भी तो इंसानी ज़िंदगी में तो इतने सारे पहलू हैं। क्या सबको हम वहाँ पर लेकर जा सकते हैं एक किसी मशीन में? देखिए, ये बेसिकली क्या करेगा, ये मशीन लर्निंग की प्रोसेस होती है। लर्निंग क्या होता है, जितना उसका एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस, उस डेटा के आधार पर इसका ग्रेजुअल सक्सेसिव लर्निंग होगा। तो सक्सेसिव लर्निंग क्या होगा कि इन प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता चला जाएगा। और वो इंटेलिजेंट होने का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होगा वो हमारा होगा डिसीजन मेकिंग। आज जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डेटा पर सेंटर होता है, इंफॉर्मेशन पर होता है। तो हो सकता है कि एज ए ह्यूमन बींग्स हम उतने सारे पैरामीटर को एक साथ रह के एनालाइज ना कर सकें। तो डिसीजन मेकिंग में जो कंप्यूटर होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा, वो हो सकता है मोर प्रिसाइज हो, मोर एक्यूरेट हो और मोर प्रोडक्टिव हो। तो ये उसका एक एडवांटेज रहेगा। तो ये इंसानी आबादी के लिए आप इसको कैसे रेट करेंगे? क्योंकि आप ये देखिए ना, आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि इंटेलिजेंस क्या है, और एक छोटे बच्चे में डेटा जिस तरह से फीड होता है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, तो इसमें हम डेटा फीड करेंगे और उसी तरीके से फिर यानी इंसानी आबादी और इंसानों का किस तरीके से होगा? क्योंकि हम काम की बात कर सकते हैं, हम इंजीनियर बनाने की बात कर सकते हैं, हम अलग तरह के जॉब प्रोफाइल की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें इमोशन भी है तो फिर इंसान की जो ज़रूरत है या इंसान की जो कुव्वत है, उसकी जो ताकत है, उस सब का क्या होगा? उसको लेकर भी तो सोचा जा रहा होगा, या सिर्फ हम डेवलपमेंट के नाम पर इतनी सारी चीज़ें कर लें कि जो इंसान है, जो कि कुदरती तौर पर ऊपर वाले का बनाया हुआ है, उसको लेकर क्या सोचा जा रहा है फिर? कि उसका भी कोई प्लान है, या फिर बस वही एक प्रोसेस है और उसी में हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे अच्छा कर लें और इंजीनियरिंग जो है उसी में कैसे हम डेवलप्ड हो जाएं, और इंसान और उसके इमोशंस और उसके सैडनेस, सोरो, हैप्पीनेस, जॉय, उन सब की कोई बात नहीं होगी? देखिए, मैं बताऊं आपको, किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रॉन्स एंड कॉन्स होता है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ग्रो हो रहा है ना, आने वाले दिनों में सोसाइटी के लिए फ़ायदे के साथ साथ डेंजरस भी है। इसमें मुझे कोई दुविधा नहीं इस बात को बोलने में कि डेंजरस नहीं होगा। आप सोचिए, सुनिए, समझिए कि कैसे डेंजरस होगा। सबसे पहले अगर हमने उसको कॉन्शियस माइंड दे दिया, उसको इमोशन दे दिया, तो जो इंसान की तरह काम करना शुरू कर देगा। जब इंसान की तरह काम करना शुरू कर देगा और इसको जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सोसाइटी में, तो फिर ह्यूमन बीइंग की जॉब तो चली जाएगी। अब क्या होगा कि ह्यूमन बीइंग कोई काम करता है तो एक वक्त के बाद थक जाता है, लेकिन अगर मशीन है उसको कितने भी काम दे दीजिएगा वो नहीं थकेगा। तो जितने भी बिजनेस मैन है, बिजनेस पीपल है, वो तो सब लोग प्रेफर करेंगे एआई बेस्ड मशीन को,
इंसान को प्रेफर नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ी जो क्राइसिस होगी, लोगों की नौकरियां चली जाएगी, जॉबलेस हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि एक सोसाइटी जो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है काफ़ी अमीर हो जाएंगे इसको यूज करके, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास गरीबी और भुखमरी का सवाल पैदा हो जाता है। इसलिए मैं कई दफ़ा लेक्चर में कहा भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया कि एआई जो है रिसर्च पे एक पॉलिसी बननी चाहिए कि किस हद तक आपको रिसर्च करना है। इसमें एक और बात बताऊं कि एआई बेस्ड मशीन के जरिए आप किसी के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है इन फ्यूचर। अगर आपने किसी के माइंड को कंट्रोल कर लिया और अपने अकॉर्डिंग कोई उससे काम करा रहे हैं, अगर अच्छा काम करा रहे हैं तो ठीक है, अगर बुरा काम करा रहे हैं बहुत ही डेंजरस है। फॉर एन एग्जाम्पल लीजिए कि एआई बेस्ड मशीन हमने बनाया और हम चाहते हैं आपके काम माइंड को कंट्रोल करना। एक बच्चा किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड है, उसका एडिक्शन को हमें ख़त्म करना है। जैसे प्रॉन्स हो गया, हमने उसको सिग्नल भेजा कि टी पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो बच्चा बोलेगा सही बात है, चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है। कई दफ़ा हम आपको बात करें, कोई आपका चाइल्ड है या वाइफ है, किसी सामान के लिए जिद कर रहे कि सामान खरीदना बहुत ही कॉस्टली है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, उसको एक सिग्नल भेजते हैं कि ये मटेरियल, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। चलो ये अच्छी बात में है, लेकिन अगर इसी सिग्नल्स का गलत इस्तेमाल करने लगे लोग, किसी के लिए गलत इस्तेमाल हो जाए तो बहुत डेंजरस हो जाएगा मैम। जी जी, क्योंकि हमारा देश जो है वो युवा देश है। 35 इयर्स का एक तरह से हम निकालते हैं एक डेटा की 35 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो अपने देश में ज़्यादा हैं। लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उस लिहाज से अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तब आप क्या बताएंगे? देखिए, एक अप्रीहेंशन हमेशा होता है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे युवा के लिए जो तैयार हो रहे हैं नए वर्कफोर्स के लिए। क्या ये उनको रिप्लेस करेगा? हाँ, कुछ हद तक ये रिप्लेस करेगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से एक नए प्रकार के स्किल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा वर्कफोर्स है उस वर्कफोर्स को डिस्किलिंग करके एक न्यू टाइप का स्किल उसको डेवलप करना पड़ेगा और उसमें अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसके आने वाली है। तो कुछ चैलेंजेज हो, कुछ टाइप के जॉब तो ख़त्म होंगे, लेकिन कुछ अदर टाइप के जॉब्स जो है बहुत बड़ी संख्या में इसमें क्रिएट होंगे। भारत में जैसा आपने बताया कि हमारा यंग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पोर्शन है और ये यंग पॉपुलेशन जो है अभी लर्निंग फेज में है। अगर हम अपने, और इसके लिए इंडिया तैयार हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो भी इस प्रकार से बनाई जा रही हैं कि आने वाले समय में हम दुनिया में हम लीड करें। और ये लीड करने का यही नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि जो 40% से ज़्यादा जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ग्लोबल सॉल्यूशन होगा। पूरी दुनिया के जो चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेस को हम एड्रेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जो नीति आयोग का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल में यही है कि जो इसमें ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है, जो चैलेंजेज हैं, लैंग्वेज के जो चैलेंजेज हैं, रिसोर्सेज के जो चैलेंजेज हैं, उन चैलेंजेज को ओवरकम करके ये मोर डेमोक्रेटाइज होगा, मोर एक्सेसिबल होगा, तो उन सभी लोगों को ये पॉसिबल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपलब्धता से। ओके, तो साइंस एंड पॉलिसी से क्योंकि आप हैं और भी हम जानेंगे पॉलिसीज़ के बारे में आपसे, लेकिन प्रोफेसर मनसिफ आलम जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि फील्ड कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? जैसे हमने जिक्र किया कि रोबोटिक्स है, ड्रोन्स हैं, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल थोड़ा सा सोसाइटी में हम इनका इस्तेमाल जो है वो देखते हैं। जैसे रोबोटिक सर्जरीज़ की हम बात कर लेते हैं या ड्रोन्स के ज़रिए डिलीवरी जो हो रही है उन सब की हम बात करें। अलावा इसके और कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पर अभी चाहे हम शुरुआती दौर में हो, लेकिन एक बड़ा रेवोल्यूशन उस एरिया में हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे हम एआई का इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक्स है आपके पास, या आपके पास आप देखिएगा आप सेंसर बेस्ड मशीन बना लेते हैं। तो एआई का सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है, जो फील्ड है, वो एग्रीकल्चर्स में आज के डेट में लोग यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में यूज़ कर रहे हैं, आपका एजुकेशन में भी स्टार्ट हो गया। मैं आपको बताऊं, जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना पीरियड में, तो डॉक्टर्स जो है पेशेंट को टच करने से बचते थे। उसको देखते हुए साइंटिस्टों ने कहा कि हम क्यों ना वर्चुअल हॉस्पिटल बना लें, वर्चुअल डॉक्टर बना लें, वर्चुअल नर्स बना लें। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप देखिएगा आपकी सर्जरी भी हो रही है,
आपके नर्सेज हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। तो ये आहिस्ते आहिस्ते ग्रो हो रहा है। जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो जनरल डॉक्टर हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो दैट ऑल विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू AI बेस्ड मशीन, क्योंकि अभी बहुत ही ग्रो हो रहा है, क्योंकि उनमें जो एक्यूरेसी है 99% के आसपास हो रही है। लेकिन अगर वो सर्जरी करते हैं, वो थकते नहीं, तो अर्निंग ज़्यादा होगा। उसी तरह से अदर फील्ड है, आपके पास एजुकेशन फील्ड है। एजुकेशन फील्ड में क्या होगा कि जो AI बेस्ड मशीन टीचर बन जाते हैं, तो आहिस्ते से टीचरों की नौकरियां रिप्लेस हो जाती है। चलिए गवर्नमेंट सेक्टर की बात हम अगर करें तो वहाँ नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो हो सकता है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में या आप कह सकते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट पीपल इन्वॉल्व हैं, वो चाहते हैं अर्निंग ज़्यादा करना। उसमें जो टीचर है 3 क्लास ले रहा है, अगर AI बेस्ड मशीन जो है आपका टीचर है वो 10 क्लास ले ले तो उनके लिए तो बचना ही है, उनके पास तो फ़ायदा ही है। इसीलिए आने वाले दिनों में मोस्ट ऑफ द फील्ड है, जितने भी फील्ड है, हर फील्ड में इसको इस्तेमाल हो रहा है। ओके प्रोफेसर माधव गोविंद जी, साइंस एंड पॉलिसी की हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपने जिक्र भी किया कि सरकार भी कह रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल जो है और ग्लोबल इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नए रिसर्च के नज़रिए से देखें, तो वहाँ पर हमारी जो पॉलिसी है या हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या कहती हैं इसको लेकर? देखिए, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत पहले से तैयार है और गवर्नमेंट को मालूम है कि इसकी पोटेंशियल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पूरी दुनिया को चेंज करने जा रही है। और इसके लिए गवर्नमेंट जो सबसे बड़ा ज़रूरत होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, डेटा की ज़रूरत होती है। तो डेटा सेंटर जगह जगह पर गवर्नमेंट बना रही है, बड़े बड़े बिग डेटा सेंटर बना रही है, जिसका उपयोग बिजनेस हाउसेज करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल या छोटे जो स्मॉल स्केल्स के इंडस्ट्रीज हैं वो सभी यूज करेंगे। तो जो मेन रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। दूसरा है मैन पावर डेवलपमेंट करने के लिए। मैन पावर डेवलपमेंट करने के लिए अगर हम आज देखते हैं कि जितने हमारे देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं वो सिलेबस उन लोगों ने बहुत तेज़ी से रिवाइज किया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब पर जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और यही नहीं, गवर्नमेंट तो बहुत ही मतलब प्रारंभिक स्टेज से, यानी स्कूल लेवल पर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट किया था और उस अटल टिंकरिंग लैब में ये जितने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हैं इन सारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे बच्चे वहीं से सीख रहे हैं और इन सारे टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बीच में आपसे प्रोफेसर माधव गोविंद जी जानना चाहती हूँ वो ये है कि पढ़ाई की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, कोर्सेज़ की हम बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर इस तरह की चीज़ें हैं, स्कूल लेवल पर भी हैं, लेकिन बच्चे का टेम्परामेंट भी तो है। तो जो बच्चे इस फील्ड में नहीं जाएंगे, मान लीजिए कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं चुनते हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाते हैं, तो वो फिर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से वो कहीं उनको लैग लगेगा या क्या करना चाहिए उनको फिर आगे, या कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज या साइमल्टेनियसली ऐसा क्या कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज़ सो इन थिंग, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा शायद। नहीं, देखिए अभी क्या होगा कि जो इनोवेशन का जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो इनोवेशंस को साइंटिस्ट और टेक्नीशियन नहीं करेंगे, वो एक ट्रांसडिसिप्लिनरी नेचर का इमर्ज हो रहा है। और उस ट्रांसडिसिप्लिनरी नेचर में अगर किसी इनोवेशंस को सक्सेसफुल होना है सोसाइटी में, तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स चाहिए, मैनेजमेंट के लोग चाहिए, कॉमर्स के लोग चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि कोई इनोवेशन सोसाइटी में कैसे अडाप्ट होगा, कल्चर से वो कैसे कंपैटिबल होगा। तो जो ह्यूमैनिटीज़ के होंगे, कॉमर्स के जो बच्चे होंगे या जो इवन लैंग्वेज के जो बच्चे होंगे, उनका भी इसमें रोल होगा, क्योंकि वो एज ए टीम, एज ए इनोवेटिव टीम के रूप में वो काम करेंगे। तो उनको ऐसा चैलेंज नहीं, बल्कि उनको नए प्रकार के स्किल्स, नए प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज होंगे, ये नए जो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर हैं। ओके, तो प्रोफेसर मंजिल आलम जी, वो उसको लेकर क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो युवा है वो तो करेगा, लेकिन उसको करवाने वाला भी तो कोई चाहिए जो सिखाएगा उसको, जो इस पूरी टेक्निक के बारे में बताएगा। वो उस हवाले से हमारी तैयारी जो है वो कितनी है, और उसको लेकर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आगे आ रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का कितना हमको एड मिल रहा है, इस हवाले से क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग जो इसका जो प्रोग्राम को देखेंगे वो ये ज़रूर सोचेंगे कि कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ये नज़र आ रहा है। देखिए मैम,
माधव साहब ने जो बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है कि किसी भी इनोवेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए डिफरेंट फील्ड के लोगों को आना ज़रूरी है। जैसे मैं भी काम करता हूँ, कई लोगों के साथ काम करता हूँ, जैसे कुछ लोग हैं कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, आपको सोशल साइंस के हैं, तो हम उस पर काम करते हैं। तो अगर आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो जितने फील्ड के लोग हैं, अगर कई फील्ड के लोग एक साथ आएँ, जैसे सोशल साइंस के हैं, एजुकेशंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, साइंस के हैं, मेडिकल साइंस के हैं, एग्रीकल्चर के, तो डिफरेंट ग्रुप जब कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट माइंड काम करेगा, तो हम सॉल्यूशन देते हैं। अब आपने जो बात कही है कि अब क्या होना है डिफरेंट फील्ड में, अगर मान लीजिए कि एआई है, कंप्यूटर साइंस में लोग इसको यूज करते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं, क्या ये सोशल साइंस में यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है? मेरा अपना कहना है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम शुरू किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है कि यूज द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, दूसरा है कि पर्सनलाइज एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, यानी कि अब हर फील्ड में इन्होंने कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी पे फोकस किया गया है। यानी कोई साइंस का स्टूडेंट है, सोशल साइंस में काम करना चाहता है तो वहाँ कर सकता है, कोई सोशल साइंस का बच्चा है साइंस में करना चाहता है वहाँ का कर सकता है। तो अगर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर सोशल साइंस के करिकुलम में हम अगर ऐड कर देते हैं तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस में भी डेटा है, पीपल वहाँ पे जो काम कर रहे हैं डेटा से प्ले करते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि नो डेटा नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोर डेटा मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपके सोशल साइंस में डेटा है तो आप वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज दे सकते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में उन बच्चों का भी करियर बेहतर होगा। क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना, एक सिद्धांत है, जो इंसान वातावरण के अनुकूलित अपने आप को नहीं बदलता उसका जीवांश प्राप्त हो जाता। तो इसीलिए जैसे जैसे हालात है ना, उस हालात के साथ हमें अपने आप को बदलना होगा। मान लीजिए कि सोशल साइंस में जो ट्रेडिशनल टीचिंग हो रही थी, तो अब उस ट्रेडिशनल टीचिंग से हटकर एआई को यूज करना होगा। यानी कि सोशल साइंस में भी आप एआई पढ़ाइए, एजुकेशन में भी आप एआई पढ़ाइए, और लोग पढ़ा भी रहे हैं क्योंकि उनको सोसाइटी के साथ टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। और NEP में कहा भी गया है कि न्यू टेक्नोलॉजी को आप यूज करिए, इनोवेशन टीचिंग कीजिए। तो जब तक हम इनोवेशन टीचिंग नहीं देंगे अपने सोसाइटी में, अपने एजुकेशन में, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना ही चाहिए। लेकिन प्रोफेसर माधव गोविंद जी, देयर इज ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स, है ना? तो हम दोनों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जो समझना चाहती हूँ वो ये है कि हमें प्रोज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कॉन्स को सबसाइड कर देना चाहिए अभी, या कॉन्स को थोड़ा प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है और उस हवाले से आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी हमारी जो सिचुएशन है वो कैसी है? या देखिए, एक ये डायलेमा होता है, कैश 22 जैसे सिचुएशन होता है, क्योंकि कोई जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके पास दो चीज़ें होती है। एक होती है अनसर्टेनिटी, कि ये अनसर्टेन है कि आगे कैसे बिहेव करेगी टेक्नोलॉजी। तो उसमें हमारे पास ये चॉइस है कि हम इसको स्टॉप कर दें और देखें कि इसका क्या निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और वो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जानने में भी हमें टाइम लगेगा, और तब तक लेकिन दुनिया में लोग आगे बढ़ चुके होंगे। तो हमें साइमल्टेनियसली एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स होता है किसी न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के, कि हमें ध्यान रखना होगा कि इसका क्या क्या निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसको लेकर के अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है तो वो पहले गवर्नमेंट को सबमिट करेगा और ये बताएगा इसके क्या क्या फॉल आउट हो सकते हैं। हालांकि बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारा चीज़ बताना। हालांकि फिर भी एक कॉशन दिया गया कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। और जब हम इस तरह से बढ़ते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से उनका कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढ के रखते हैं कि इसका क्या समस्याएं आ सकती हैं।
जी कौन कौन से फील्ड हैं प्रोफेसर मनसफ आलम जी की जहां पर अभी थोड़ा सा डेंट लग रहा है? जैसे क्योंकि हम क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग हैं तो कंटेंट राइटिंग हमको लगता है कि सब कुछ बटन दबा देने भर से ही हो जा रहा है, तो वो एक समस्या है। या ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जहां पर अभी लग रहा है, और क्या हम सच में उतने एजुकेट हो चुके हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाएँ, या अभी एक सिर्फ ये टूल भर है और जितना जिसको आता है उतना अपना सुविधानुसार वो उसका इस्तेमाल कर लेता है? देखिए, हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ करना शुरू करते हैं तो पहला तो फील्ड है कंटेंट राइटर। जो कंटेंट राइटर थे उनकी नौकरियां जा रही है। कैसे? चैट जीपीटी की वजह से। यानी ओपन एआई जैसे आया तो चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो आप बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि कंटेंट राइटर की नौकरियां जा रही है। उसके साथ साथ अभी तो नहीं जा रही है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मान लीजिए कि एजुकेशंस में लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। तो सेव कैसे करें? अब जैसे चैट जीपीटी का आपने कहा कि और उस वजह से कंटेंट राइटिंग में लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं, तो हाउ दे कैन सेव देयर जॉब्स? उनको क्या करना चाहिए? अब देखिए, मैं बताऊं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं जी। आप एक कंटेंट राइट कर रहे हैं और उसी तरह के कंटेंट यूट्यूब पे ऑनलाइन अवेलेबल है, बेस्ट अवेलेबल, तो आपके कंटेंट को कोई क्यों लेगा? तो आपको क्या चाहिए कि जो चैट जीपीटी या यूट्यूब पे जो कंटेंट अवेलेबल्स हैं उस कंटेंट से भी बेस्ट कंटेंट आपको डेवलप करना होगा, आपको उसमें इनोवेशन दिखाना होगा, और बेस्ट जब होगा तो फिर लोग आपके कंटेंट को लेंगे, ऑनलाइन और चैट जीपीटी के कंटेंट को नहीं लेंगे। ओरिजिनल आइडिया की तो कीमत रहेगी। ओरिजिनल आइडिया की तो डेफिनेटली कीमत होगी मैम, बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया की कीमत तो है ही। जी जी, तो इसीलिए क्योंकि तो क्रिएटिविटी दिखानी होगी आपको। क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हैं, नया चीज दे रहे हैं, उसमें जिसको टेम्पटेट कर रहा है तो वो तो यूज करेगा ही। जी जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्स भी आए ना, जैसे कुछ अगर हम कंटेंट से आगे थोड़ा और बढ़ें, वीडियोस हैं जैसे, या फिर फोटोग्राफी है, उन चीज़ों के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ है, डीप फेक जैसे आया, और इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर बोला और एक तरीके से कंसर्न दिखाया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि थोड़ा खुराफाती जो दिमाग रहता है वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खोज लेता है, बजाय कि इसमें और कैसे बेहतरी हासिल की जा सकती है। उसके लिए आप क्या कहेंगे प्रोफेसर माधव गोविंद जी? या देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो निगेटिव पहलू ये है कि इसको जो है, अभी डीप फेक का आपने सही एग्जांपल दिया कि डीप फेक के तरीके से किसी के कैरेक्टर को वो असैसिनेट किया जा सकता है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन किया जा सकता है। और यही नहीं, डेटा एनालिटिक्स और इसका एआई का प्रयोग करके लोगों के ओपिनियन को भी चेंज किया जा सकता है। जो ओपिनियन मेकर, जिनका जो मेन रोल था मीडिया का, वो मीडिया का पूरा कंप्लीट रोल जो है शिफ्ट हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, कि वो सारा क्या करेगा, एक ही बार में सारे कंटेंट को एनालाइज करेगा और एक तरफ से उसको पुशअप करना शुरू कर देगा। तो उससे ये लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो मीडिया का जो ओपिनियन है, वो वन साइडेड, वन डायरेक्शन हो सकता है। तो ये इसके निगेटिव पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स के हो सकते हैं, कि कैसे वो एक सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करके और उसको पुश करे एक सर्टेन डायरेक्शन पे। तो ओपिनियन बिल्डिंग जो हमारी मीडिया काम करती थी, वो उसका रोल यहाँ पे डेंट होता हुआ नजर आता है। जी, अलावा इसकी एक चीज़ और जो मैं प्रोफेसर माधव जी आप ही से जानना चाहती हूँ, कि जैसे इंटरनेट आया तभी भी ऐसा ही था कि सब चले जाएंगे और कंप्यूटर जो है वो काम करेंगे, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन बावजूद उसके भी, जैसे आज भी अगर मान लीजिए कि हम विकीपीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम उसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करते हैं, हम किसी अदर सोर्स के ऊपर भी जाते हैं। कई बार हम किसी को फ़ोन लगा कर भी शायद बातचीत करते हैं कि इज़ इट रिलायबल, हम इसके ऊपर ऐसे बढ़ सकते हैं क्या आगे? तो वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी है क्या? देयर इज़ एनी बैलेंस, देयर इज़ एनी क्रॉस चेक, क्या है इसमें? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, चैट जीपीटी से जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है जो ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है जी। वो नया कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा है। हाँ। तो ऑलरेडी कंटेंट कौन क्रिएट कर रहा है? कोई ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है। तो हम अगर कंटेंट क्रिएट करेंगे तो ये पॉसिबल होगा, कुछ हमारा अपना क्रिएटिविटी होगा। जो ह्यूमन क्रिएटिविटी होगा वो टोटली यूनिक क्रिएटिविटी होगा। यस, वी ड्रॉ सम इंफॉर्मेशन, हम लेते हैं, कुछ सूचनाएं लेते हैं, लेकिन उन सूचनाओं को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे वो हमारा इनोवेटिव वे होगा, वो शायद चैट जीपीटी में नहीं आ पाएगा। और बहुत सारे ऐसे अभी जो टेस्ट हुए हैं, ऐसे एग्जाम्पल हुआ था कि चैट जीपीटी के थ्रू यूपीएससी के क्वेश्चन दिए गए या नीट के एग्जामिनेशन के पेपर दिए गए, लेकिन वो उसको क्लियर नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये था कि ऑलरेडी सारे इन्फॉर्मेशन हैं,
लेकिन उन इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी चैट जीपीटी उसको एनालाइज नहीं कर पाया, उसको करेक्ट आंसर नहीं दे पाया। यस, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकता है, लेकिन जहाँ इनोवेटिव थिंकिंग्स के आएगी, क्रिएटिविटी की आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग्स की आएगी, तो वो शायद चैट जीपीटी वो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, ये इनोवेट नहीं कर सकता है। ओके प्रोफेसर मनसफ आलम जी, क्योंकि हम ओवर डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं और हम यूथ की भी बात कर रहे हैं, 35 तो हम एक एवरेज ले रहे हैं, लेकिन जो 17 साल का या फिर 20-22 साल का जो यूथ है वो तो मुझे लगता है शायद ओवरली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। आपका टेक क्या है इसके ऊपर, और वो कितने हद तक खतरनाक भी हो सकता है या उसको वो चैनलाइज भी कर सकता है? क्योंकि मैं दोनों से ही जानूंगी ये सवाल। पहले मैं प्रोफेसर मनसफ जी आपसे इसका आंसर लेना चाहती हूँ, क्योंकि डिपेंडेंसी या ओवर डिपेंडेंसी इन दोनों में भी फ़र्क है। देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो एआई की तरफ काफ़ी मूव कर रहे हैं। अभी मैं बताऊं आपको, जो मूव कर रहे हैं, कुछ लोग तो अच्छे कारण के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए कर रहे हैं, और कुछ लोग अर्निंग के लिए करते हैं, यानी कि अर्निंग गलत तरीके से। यानी कि जो आपने एआई का यूज हो रहा है ना, कि मान लीजिए कि आपके वॉइस क्लोनिंग कर लेते हैं और आपको मान लीजिए कि उसका कोई दोस्त है या किसी भी है, उसके दोस्त का वॉइस को क्लोन किया और क्लोन करके बात करता है, कॉल करता है, तो उसको दोस्त को ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त बोल रहा है और उसे कहता है मुझे पैसा दे दो, वो पैसा दे देता है। तो ये तो जो एक फ्रॉड तरह की बातें कर रहे हैं हम, यानी कि फ्रॉड कर रहा है, वहाँ पे यूज हो रहा है। तो कुछ तो इस तरह के निगेटिव लोग हैं, कुछ पॉजिटिव लोग हैं, कुछ लोग रील बना रहे हैं। आजकल देखा होगा आपने, रील बनाते हैं, एआई का मदद लेते हैं, उसमें आपका फोटो किसी का और का होता है, कंटेंट कुछ और दे देते हैं, वीडियो बना देते हैं और उसको अपना यूज करते हैं। आपको मैं बताऊं, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे सॉन्ग जो है आप डेवलप कर सकते हैं एआई के मदद से, और उसको लोग यूज कर रहे हैं। तो यूथ तो सबसे ज़्यादा जो है आपको रील के तरफ, यूट्यूब की तरफ जा रहा है। एक ज़माना था जब हम यूथ से पूछते थे कि आप क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होता था मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। लेकिन आजकल के जो बच्चों से बात करें और पूछें कि आप क्या करना चाहते हो, तो कहेगा मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। इसलिए बनना चाहते हैं, वहाँ पे एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आपको देखिएगा एआई का इस्तेमाल हर जगह पे हो रहा है। आपका यूट्यूब में यूज हो रहा है, आपका जो रिकमेंड करना है वीडियो को, फेसबुक पे हो रहा है, आपका गूगल में हो रहा है, जो कंटेंट को रिकमेंड करते हैं। तो वहाँ पे यूथ क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। आज के डेट में मैं बताऊँ, जो एजुकेशन के फील्ड में अगर बात हम करें, तो एजुकेशन में जो पर्सनलाइज कंटेंट को क्रिएशंस करते हैं, यानी कि मान लिया गूगल से सर्च किया आपने अपने सॉल्यूशंस के लिए, अपने कोर्स के लिए, तो बहुत सारे मटेरियल आ जाता है। अगर आपने एआई का यूज किया तो पर्सनलाइज कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाता है। तो वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो यूथ है ज़्यादातर एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी तक टूल का यूज करते थे, लेकिन कुछ लोग अब क्या करने लगे, डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है कि नया नया चीज़ को कैसे हम डेवलप करें। अगर हम बात करें बाहर की कंट्री का, तो वहाँ तो है, इंडिया में अभी भी एक्सपर्टीज की कमी है, लेकिन लोग स्टार्ट किए हैं, एक्सपर्ट बनना शुरू हो गए और डेवलपमेंट शुरू हो गया है। जी जी, जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रोफेसर माधव गोविंद जी जिक्र किया, नीट का जिक्र किया, तो ओवर डिपेंडेंसी ही हम समझना चाहते हैं, ये कितना खतरनाक है और इसको लेकर भी किसी तरह का क्या पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है या फिर एजुकेट करने की ज़रूरत है? तो उसके लिए तो मेजर्स तो लिए ही जाने चाहिए, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी तो फिर ओवर तो कुछ भी है तो वो एक तरीके से नुकसानदेह हो सकता है। नहीं, बिल्कुल है। अभी हम लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में देख रहे हैं, अगर कोई टर्म पेपर या असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे जा कर के पहले कॉपी पेस्ट करते थे, तो वो हम लोग पकड़ लेते थे कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, प्लेगराइज है। लेकिन अब वो चैट जीपीटी से जनरेट करते लाते हैं, तो उनको हमें भी पकड़ना मुश्किल हो पाता है कि स्टूडेंट ने खुद लिखा है या ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। तो ये एक चैलेंज आ रहा है टीचिंग प्रोफेशन के लिए। कभी कभी तो मुझे लगता है उनका असाइनमेंट इतना अच्छा, इतना परफेक्ट होता है, तो मैं खुद लगता है कि कहाँ से लिखा है, क्या इतना इंटेलिजेंट ये बच्चा हो सकता है। तो इस पर एक हम लोग का एक आगे चल कर के सोचना होगा कि बच्चे से उसको प्रेजेंट कराना शुरू करते हैं कि वो कितना प्रेजेंट कर सकता है। क्रॉस क्वेश्चन जब उसको पूछते हैं तब वो पता चल जाता है कि नहीं, ये खुद तो नहीं किया है, या सामने उसको 2-4 सेंटेंस जब बोलने के लिए असाइनमेंट तक तो चलिए ठीक है, क्योंकि उसको असाइनमेंट दिया और उसको पता है कि उसको यही करना है, एक स्पेसिफिक टॉपिक है। लेकिन जैसे हमने जिक्र किया ना, आपने कहा कि जैसे नीट का एग्जाम है, मेडिकल के लिए एग्जाम देना है, सीयूईटी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेईई है, इन सब चीज़ों के लिए फिर वो वहाँ कैसे फिर वो
ड्रेन आउट हो जाते हैं, उनको समझ का दायरा कम हो जाता है, या फिर वहाँ पर भी किसी तरीके से चैट जीपीटी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मे बी नॉट टुडे बट इन फ्यूचर वो उनको हेल्प आउट कर सकता है क्या? क्योंकि शायद यहाँ स्टोर तो करना पड़ेगा उनको, अदरवाइज देयर विल बी अ चैलेंज ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ हमें, क्योंकि जो एक बात हम कहते हैं कि हमारे अंदर जब मेमोरी नहीं होगी तो हमारी थिंकिंग पावर कैसे डेवलप होगी। हाँ। अगर हर चीज़ हम चैट जीपीटी से करेंगे या जा कर के डेटा कॉपी पेस्ट करके करते रहेंगे, यानी हम अपने माइंड में कुछ नहीं रख रहे हैं हमारी थिंकिंग में। और हमारी थिंकिंग और क्रिटिकल एबिलिटी तभी बढ़ती है जब हमारे मेमोरी में कुछ होती है, क्योंकि साइमल्टेनियसली बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेज होते हैं, उन सबको हम एक दूसरे से लिंक करते हैं। हमारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करता है जैसे कंप्यूटर की तरह काम करता है, बट लेकिन कंप्यूटर से बढ़ करके ब्रेन है। हालांकि एक ब्रेन और कंप्यूटर का जो मॉडलिंग की जा रही है कि क्या हम एग्जैक्टली ब्रेन की मैपिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर का एक मॉडल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेन इज बियॉन्ड द कंप्यूटर मॉडल से ज़्यादा होता है। और इसलिए ब्रेन को, बच्चों को ब्रेन के डेवलप होने के लिए ज़रूरी है कि वो खुद उसको पढ़ें, सीखें और अपने माइंड के अंदर लेके जाएं, तभी वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज उनका माइंड जो है धीरे धीरे उनकी जो लर्निंग एंड कॉग्निटिव जो एबिलिटी होगी वो कम होगी। तो ओवर डिपेंडेंसी का जो सबसे बड़ा एक बैड इम्पैक्ट जो हमें दिखेगा आने वाले समय में, वो है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है श्रिंक कर सकती है। तो क्या करें फिर? वो टाइम स्पैन भी कम हो रहा है, क्योंकि हम पहले तो YouTube या उस तरीके से जाते थे, कम से कम 15-20 मिनट का कंटेंट तो हम देखते थे। आजकल तो हम 10 से 20 और मुश्किल से 30 सेकंड का कंटेंट देखने का तो हमारा टाइम स्पेन रह गया है। तो और दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। अल्जाइमर, डिमेंशिया के अभी जो पेशेंट हम लेसर देख रहे हैं, तो यू नेवर नो कि फिर कल को हमको इसी तरह के, क्योंकि जंग ही खा जाएगा फिर आपका तो दिमाग, आप उसका जब इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? हाँ, देखिए यही तो चैलेंज होगा कि अगर वो माइंड को यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, यानी माइंड में रिटेंशन कुछ नहीं हो रहा है, वो जो कुछ उनसे पूछा गया, रिस्पांस हो गया, इमीडिएटली उन्होंने उसको प्रोड्यूस कर दिया। माइंड को टाइम नहीं दिया कि माइंड भी उसको प्रोसेस करे, उसको थिंक करे, उसको एनालाइज करे। तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जैसे आपने बोला अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे बीमारी होगी, उनकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है वो श्रिंक करने लगती है। अच्छा, दूसरा चीज़ इनका ये है कि अटेंशन जो है वो कंसंट्रेशन पावर उनका भी कम होता है। और कंसंट्रेशन मतलब किसी भी चीज़ पर जो है, आपने खुद बताया कि वो 15-20 सेकेंड मतलब 10 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा वो कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। इमीडिएटली दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर इश्यूज़। वो तुरंत फ्लिक करते हैं कि कोई दूसरी नई चीज़ आए, नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए। ये जो है बहुत बड़ा अनस्टेबिलिटी उनके लाइफ में आ सकती है और वो कोहेरेंट तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, हम तो यूथ को लेकर ही थोड़ा और ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं प्रोफेसर मनसफ आलम जी, कि यूथ ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और इन फ्यूचर भी यूथ ही करेगा। इफ़ दे आर स्टडिंग ऑल्सो देन दे विल यूज़ मोर देन अस। हम तो उतना इस्तेमाल अभी भी नहीं करते हैं और फिर शायद आई डोंट नो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी करेंगे, लेकिन यूथ को तो वो करना ही है। तो उस लिहाज से ही हम थोड़ा और जानना चाहते हैं आपसे कि उनको एक तरह की सलाहियत तो लगती है आज तो कि ठीक है सब कुछ, लेकिन ये कैसे उनको नुकसान आगे इन फ्यूचर उनके लिए पहुंचा सकता है? तो उसके लिए आप क्या गाइडलाइंस, क्या उनको बताएंगे कि करना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स जो काम करते हैं, मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, उसका उन्होंने सॉल्यूशन कहीं से कॉपी कर लिया, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं हुई, उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो अगर आप चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, तो सबसे पहले आपको डेटा को एक्वायर करके आपके माइंड में स्टोर करना होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले क्या होता था, कोई भी कैलकुलेशंस करना होता था, आपको किसी से कहिए कैलकुलेशन, आप खुद ही डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे देते थे। लेकिन आज के जनरेशन से बच्चे से अगर कहिए आप कि कुछ कैलकुलेशन करके दो कि इतने किलो सामान लिया, इतने ये आइटम है, इतने ये आइटम है, तो फौरन कैलकुलेटर का यूज करते हैं। यानी कि उनका कैलकुलेशन पावर जो है रिड्यूस हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। किसी ने सही कहा है कि अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको काफ़ी कैलकुलेशंस करना होगा, काफ़ी आपको वर्क करना होगा। यानी कि आपको प्रैक्टिस मेक वोमेन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं होती है। तो आपको क्या करना होगा कि हमेशा जो डेटा को लीजिए, चाहे यूट्यूब से लीजिए, चाहे वो रील से लीजिए, कहीं से लीजिए, लेने के बाद उसको अंडरस्टैंड कीजिए और आपको अपने माइंड में स्टोर करना होगा। यानी कि जो टूल है, एआई टूल है,
जैसे हमने कहा था पर्सनलाइज एजुकेशन, तो वहाँ से आप लर्निंग पर्पस के लीजिए, ये नहीं कि सिर्फ हम उसको यूज़ करना है, यूज़ नहीं करना है, बल्कि उसको लर्निंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है और नया चीज़ को आपको डेवलप करना है, तब आगे चल के आप नया चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। अगर डेटा आपके दिमाग में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर डेटा आपके पास है तो कोई भी सवाल का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। इवॉल्व करने की ज़रूरत है साथ में। हाउ विल कंक्लूड प्रोफेसर माधव गोविंद जी, क्योंकि हमने बात की है कि एक तो इंडियन यूथ की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर जो यूथ की ओवर डिपेंडेंसी है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे? जी, हम मनसब साहब की बात से बिल्कुल सहमत हैं कि बच्चों को जो ये इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उनको एक डेटा की तरह हमें यूज करना चाहिए। कोई भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं या कुछ भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इनका प्रयोग हमें एक डेटा के रूप में करना चाहिए और उस डेटा को फिर हमें खुद मेमोराइज करना होगा और उसको बाद में एनालाइज करना होगा। उस पर आगे बढ़ सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम एज ए टूल यूज करें और ये हमारा मास्टर ना बन गया, हम इसके जो स्लेब ना बने, ये हमें ध्यान करना होगा। टेक्नोलॉजी के हम स्लेब न बने, टेक्नोलॉजी शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। राइट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर माधव गोविंद जी, आप स्टूडियो में आए वक्त निकालकर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर मनसफ आलम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि दिस इज़ सो इन एंड देयर इज़ ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स। हमारी ये समझ होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है। ओवर डिपेंडेंसी कल को हमारे लिए ही खतरनाक हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।